दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 दिसंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप केडीबी लाइव के माध्यम से अपने बिजनेस का प्रचार करना चाहते हैं, अपने बिजनेस का एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं अपने बिजनेस को, तो फिर आप केडीबी लाइव के माध्यम से बड़ी आसानी से ये चीज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको आपके स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करना होगा और ये नंबर केडीबी लाइव की ऑफिशियल नंबर है। तो अभी आप संपर्क करें और अपने बिजनेस को ग्रोथ दिलाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला जारी है, थम नहीं रहा है। यह सिर्फ छपरा जिले में ही पिछले 3 दिनों में 80 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यह छपरा अस्पताल और पटना में स्थित पीएमसीएच में 30 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। ऐसे में मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। जहरीली शराब मामले की जांच कर रही एसआईटी ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। एएसपी ने पिछले 24 घंटे में 213 लोगों को पकड़े जाने की बात कही है। उधर मशरक थाना पुलिस ने अलग अलग गाँव में जहरीली शराब पीकर के मरने वालों के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। यह पुलिस आरोपी अनिल सिंह और गुड्डू पांडे को गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। आधिकारिक तौर पर अब तक 30 मृतकों का पोस्टमार्टम सरकारी अस्पताल में प्रशासन की ओर से कराया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि आज बिहार में आज यानी कि 18 दिसंबर को निकाय चुनाव होने वाले हैं। वोटिंग आज जारी है। जी हाँ, उससे पहले भारत नेपाल सीमाएं सील कर दी गई है। वहीं पूर्व सूचना के बिना अचानक शुक्रवार की सुबह सीमाएं सील होने से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जबकि अब निकाय चुनाव को देखते हुए सीमा पर सख्ती और अधिक बढ़ा दी गई है। यह सीमा पर पाबंदी सशर्त लागू कर दी गई है। कुछ मामलों में लोगों को आने जाने की भी अनुमति दी जाएगी। आपको बता दूं कि बिहार सहित झारखंड और बंगाल के दूर दराज से लोग सस्ती दरों पर आंख का इलाज और ऑपरेशन कराने नेपाल आते हैं। जहाँ वहीं अचानक से बिना पूर्व सूचना के सीमा सील होने से सैकड़ों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं प्रतिदिन नेपाल से भी हजारों की संख्या में लोग भारतीय बाजार में खरीदारी करने जाते हैं। उन्हें भी सीमा सील होने से परेशानी उठाना पड़ा है। यही हाल स्कूली बच्चे का भी रहा। आपको बता दूं कि बहुत सारे भारतीय बच्चे नेपाल में चल रहे डीएवी और फिर डीपीएस स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। उन लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। दोस्तों बात करेंगे कि देश में महंगाई की मार से जनता लगातार परेशान होते जा रहे हैं। एक तरफ तो खाद्य तेल, अनाज, मसालों के दाम आसमान छू रहे हैं, तो फिर वही दूसरी ओर पेट्रोल, डीजल जैसे ईंधन की कीमतें जनता को लगातार परेशान कर रही है। यह गरीबों के लिए पेट्रोल डीजल खरीदना तो जैसे सोने जैसे खरीदारी जैसे हो गया है। राजनीतिक गलियारों से देखा जाए तो फिर केंद्र सरकार पर विपक्ष हर दिन हावी हो रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर के विपक्ष सरकार को आड़े हाथों ले रही है। राज्यसभा और लोकसभा में ऐसा कोई दिन नहीं जाता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों का मुद्दा संसद में उठाया ना जाए। हालांकि केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि नए साल पर केंद्र की मोदी सरकार देश की जनता को पेट्रोल और डीजल के दामों से राहत दे सकती है। केंद्र सरकार साल 2023 की शुरुआत से ही 6 रुपये से लेकर के 10 रुपये तक के दाम घटा सकती है। ये आशंका लगाई जा रही है, अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि नशा मुक्ति का जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने अभियान चलाया है, आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए उन्होंने जो बीड़ा उठाया है, मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। ये बातें मैं नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी 2017 में कही थी। वहीं पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि हमने साथ दिया है, आज भी हम साथ हैं और शराबबंदी के पक्ष में हैं, लेकिन इस तरीके की शराबबंदी जिसमें लाखों लोगों को जेल जाना पड़े और पूरा राज्य पुलिस राज्य में बदल जाए, उसकी समीक्षा तो मुख्यमंत्री जी को करनी चाहिए। आपको बता दूं कि दोनों नेता यूं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जहाँ दोनों के नाम में मोदी है, दोनों शराबबंदी के पक्ष में हैं, पर 5 साल के अंतराल में बिहार के इस कानून की तारीफ के बाद
मामला समीक्षा तक पहुंच चुका है। एक अहम फर्क ये भी है कि 2017 में नीतीश बीजेपी के साथ बिहार में सत्ता में थे, वहीं 2022 में जब सुशील कुमार मोदी ने शराबबंदी कानून की समीक्षा की बात की तो फिर बीजेपी राज्य में नीतीश के खिलाफ यानी कि विपक्ष में है। यही वजह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी के बयान में राजनीति की बू आ रही है और वे मानने को तैयार नहीं है कि बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा की जरूरत है, ये नीतीश कुमार को लगता है। इसके लिए साफ शब्दों में उन्होंने भले ही इनकार नहीं किया हो, लेकिन पिछले 2 दिन में बयान यही दर्शाते हैं। यह 16 दिसंबर को नीतीश कुमार ने कहा कि शराब पीकर और भी राज्यों में लोग मर रहे हैं, शराब पीना गलत है, हम तो कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा, दारू पीकर के मरने वालों को हम कोई मुआवजा देंगे, इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, ये कहना है नीतीश कुमार का। दोस्तों अब बात करते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को 100 दिन पूरे हो गए हैं। राहुल गांधी ने इस अवसर पर एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा है कि बेरोजगारी के खिलाफ, नफरत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ हमारी इस तपस्या को ना कोई रोक पाया है और ना ही कोई रोक पाएगा। राहुल गांधी ने 7 सितंबर को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी और आज पद यात्रा को 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस दौरान राहुल गांधी की ये यात्रा कई राज्यों से होते हुए राजस्थान पहुंच चुकी है। अब तक राहुल गांधी राजस्थान में 70% यात्रा पूरी कर चुके हैं। इसके बाद अरवल से राहुल गांधी की यात्रा हरियाणा में एंट्री करेगी। राहुल गांधी ने अब तक अपनी 100 दिन की यात्रा के दौरान 8 राज्यों के 42 जिलों 2800 किलोमीटर का पैदल सफर तय किया है। इस दौरान उन्होंने तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश की पैदल यात्रा की है। फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से गुजर रही है। इस दौरान राहुल गांधी ने केवल न जनता से सिर्फ सीधा संवाद कर रहे हैं, बल्कि केंद्र सरकार पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। दोस्तों अब बात करेंगे कि सारण शराबबंदी कांड पर भाजपा के नेताओं की बयानबाजी पर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कड़ा पलटवार किया है। जब पटना में शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने शराब मामले में भाजपा नेताओं को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि छपरा में शराब का पूरा कारोबार वहां के जनप्रतिनिधियों के आड़ में चल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के 60% से भी ज्यादा जिला अध्यक्ष शराब मामले में पकड़े गए हैं। पप्पू यादव ने भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा है कि शराब कारोबार में लिप्त लोगों का उनसे सीधा रिश्ता है और सिग्रीवाल साहब एसपी पर एफआईआर दर्ज करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के कई जनप्रतिनिधियों के नाम गिनाए हैं जिनकी संलिप्तता शराब मामले में पाई गई है। पप्पू यादव ने कहा है कि प्रशासन शराब माफियाओं को नहीं रोक पा रही है और ताड़ी बेचने वाले पासी समाज के लोगों को पकड़ रही है, ये सरासर गलत है। उन्होंने कहा है कि गरीब पासी समाज पर हो रहे इस अन्याय के खिलाफ ये आंदोलन करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के अस्पतालों में आए दिन तरह तरह के कांड होते हैं, जी हाँ, जो शर्मसार कर देने वाली है। अब मॉडल सदर अस्पताल गोपालगंज में गुरुवार को इलाज कराने गई महिला की 3 साल की बच्ची को एक युवक लेकर के भाग निकला। अस्पताल की सुरक्षा को सेंध लगाते हुए युवक बच्ची को लेकर के अपने घर चला गया। जब बच्ची के गायब होने की खबर मिलते ही परिवार वालों में कोहराम मच गया। आनन फानन में बच्ची को ढूंढने के लिए परिवार वाले खोजबीन करने लगे। करीब 5 घंटे तक अस्पताल में अफरा तफरी के बीच परिवार वाले परेशान दिखे। हालांकि बाद में 6 घंटे बाद आरोपी युवक के घर से बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बालू के काले कारोबार का नंगा नाच सामने आया है। यह नियंत्रक एवं सीएजी की रिपोर्ट में हैरान कर देने वाली बात सामने आई है। जब बिहार में मोटरसाइकिल, स्कूटर, एम्बुलेंस, ई रिक्शा, जेसीबी, कार और बस से बालू ढोए गए हैं। सरकारी कागजातों में ये दर्ज है कि मोटरसाइकिल से लगभग 6.5 लाख टन बालू ढोया गया है। जब सीएजी की रिपोर्ट में ऐसे कई सनसनीखेज खुलासे किए गए हैं। दरअसल सीएजी ने बिहार में खान एवं भूतत्व विभाग के कामकाज की जांच की थी। इसमें ही ये चौंकाने वाली बातें सामने आई है। सीएजी ने अपने जांच में पाया है कि बिहार में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है। सीएजी ने पटना के इंजीनियरिंग कॉलेज एनआईटी से मदद लेकर के जांच कराई तो फिर पता चला है कि बिहार के सभी बालू घाटों पर अवैध खनन हो रहा है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बिहार में अवैध बालू खनन का चलन लगातार बढ़ रहा है। दरअसल बिहार के किसी बालू घाट से बालू ले जाने वाले वाहन को ई चालान निर्गत किया जाता है। जिस गाड़ी से बालू ढोया जाता है उसके नंबर पर ई चालान जारी किया जाता है। जहाँ सीएजी ने सिर्फ 14 जिलों में ही ई चालान की जांच की है। जांच में हैरान कर देने वाली बातें सामने आई है। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 47,000 ऐसी गाड़ियाँ जो बालू ढोने का ई चालान
जारी किया गया है, जिसमें बालू ढोना संभव नहीं था। इन गाड़ियों को लगभग 2.5 लाख ई चालान जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के उत्तर में राज्यसभा में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जवाब दिया है। उन्होंने बताया है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत बिहार के 85,60,000 किसानों के लिए 15,964 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खाते में जमा कर दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा छपरा जिले के 6 लाख किसानों को 1,090 करोड़, पूर्वी चंपारण के 5 लाख किसानों को 916 करोड़ और सिवान मुजफ्फरपुर के 4 लाख से ज़्यादा किसानों को योजना का लाभ मिल रहा है। बिहार के 10,10,000 किसानों का बैंक खाता आधार से जुड़े नहीं होने के बावजूद भी अभी तक उनके खाते में पैसा भेजा जा रहा है। इनकम टैक्स देने वाले किसानों को इस निधि का लाभ नहीं दिए जाने का प्रावधान है। इसके बावजूद भी 80,300 किसानों ने इसका लाभ ले लिया है। इसके अलावा 1,14,000 किसान अपात्र थे, परंतु उन्हें भी इसका लाभ मिल गया। ऐसे किसानों से 241 करोड़ रुपए वसूले जाने हैं, परंतु अभी तक मात्र 5 करोड़ रुपए ही वसूले जा सके हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जहरीले शराब से हो रही मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इन मौतों की जांच एसआईटी से कराने के लिए शुक्रवार को शीर्ष न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। जहां वहीं विपक्ष के निशाने पर आए राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से शराब पीने वालों को हिदायत देते हुए नजर आए। विधानसभा में उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में भी जहरीले शराब से लोगों की जान जाती है, लेकिन उसे इतना तुल नहीं दिया जाता है, लेकिन बिहार की छोटी घटना को भी बड़े स्तर पर पेश किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि छपरा समेत अन्य राज्यों के दूसरे जिलों में जहरीली शराब से हो रही मौतों के खिलाफ बीजेपी विधायकों ने राजभवन पहुंच करके राज्यपाल फागू चौहान को हालात की जानकारी दी और मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। इसके साथ ही बीजेपी विधायकों का आरोप है कि सदन में के भीतर स्पीकर की तरफ से विपक्षी सदस्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। राजभवन मार्च में शामिल बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने राज्य में शराब से हो रही मौतों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर के हमला बोला है। जीवेश मिश्रा ने कहा है कि जब तक नीतीश सरकार को घुटनों पर नहीं ला देंगे, बीजेपी की ये लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार को गरीब विरोधी बताया है और कहा है कि सरकार पूरी तरीके से संवेदनहीन हो गए हैं। छपरा में सैकड़ों लोगों की जहरीले शराब पीने से मौत हो चुकी है। मृतक के परिवार वालों के प्रति संवेदना जताने के बदले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जो पिएगा वह मरेगा। उन्होंने कहा है कि देश का ऐसा पहला बेशर्म मुख्यमंत्री होगा जो इस प्रकार का बयान दिया होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार में अवैध शराब की सप्लाई के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि ज़्यादातर सप्लाई उत्तर प्रदेश और हरियाणा से हो रही है, जहां बीजेपी की सरकार है। उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि नेता प्रतिपक्ष के रिश्तेदार के घर से लगभग 108 कार्टून शराब बरामद हुई है। छपरा में जहरीले शराब पीने से मरने वालों की संख्या 80 हो गई है। इस मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जांच के लिए गठित विशेष टीम जगह जगह छापेमारी कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों को अब दवा बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा। अब मरीजों को 611 प्रकार की दवाएं फ्री में मिलेगी अस्पतालों में। नई बीमारियां सामने आने के बाद सरकार ने सरकारी अस्पतालों में दवाओं के वितरण को लेकर के नया गाइडलाइन जारी कर दिया है। इसके तहत अब मरीजों को निजी दुकानों से दवा नहीं खरीदना पड़ेगा। सरकार की ओर से जारी नए संकल्प में मेडिकल कॉलेज से लेकर के जिला अस्पताल और स्वास्थ्य उपकेंद्र तक के अस्पतालों में ODP और IDP में कुल 611 प्रकार की दवाओं के वितरण करने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिन में आसमान साफ हो रहा है तो वहीं शाम होते हुए तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और कई इलाकों में कोहरे की चादर छाई रही। जब वहीं बिहार में पछुआ हवाओं के कारण लगातार ठंड बढ़ रही है। राजधानी पटना में लोगों को कनकनी का एहसास हुआ। वहीं किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, राजधानी पटना के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस में गिरावट आई है। राजधानी पटना में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसके कारण पटना में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार आने वाले 2 दिनों में मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि 2021 के दिसंबर की तुलना में बिहार में अभी तक पहले जैसी ठंड शुरू नहीं हुई है। सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया और किशनगंज में कोहरे का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं शहरी और ग्रामीण इलाकों में धुंध छाई हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह से ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसका असर दिखाई
देना शुरू हो गया है। जहाँ कई जिलों में कोहरे के साथ शीतलहर का प्रकोप दिखाई दे रहा है। इन दिनों पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है, जिसके कारण मैदानी इलाकों में असर दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार बिहार में सर्दी का 8 साल का रिकॉर्ड टूट सकता है। जी हाँ, यानी कि इस बार सर्दी गजब की पड़ेगी, आपको काफ़ी ज़्यादा ठंड का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों बात करेंगे कि देश में आए दिन कई हादसे होते हैं, इसमें कुछ लोगों की जान जाती है, इसलिए ट्रैफिक नियम सख्त कर दिए गए हैं। फिर भी हम कई लोगों को इस नियम का उल्लंघन करते देखे जाते हैं। कई लोग अनजाने में नियम तोड़ देते हैं। छोटे बच्चे को बाइक पर बिठा रहे हैं तो फिर नियमों को जानना बेहद ज़रूरी है आपके लिए, नहीं तो फिर आपको जुर्माना देना पड़ेगा। कई सड़कों या फिर हाईवे पर कैमरे लगे हैं जहाँ पुलिस तैनात नहीं है, जहाँ कुछ इसका फ़ायदा उठा करके नियमों का उल्लंघन करते हैं, लेकिन उन पर ऑनलाइन नज़र रखी जाती है कैमरे के जरिए, या उन्हें ऑनलाइन चालान भी भेजा जाता है। तो ऐसे में अगर आप भी अपने बच्चों को लेकर के सड़क पर जाते हैं तो आपके लिए कुछ नियम है, इसको आपको फॉलो करना होगा, नहीं तो फिर आपके घर चालान पहुंच सकता है। यह नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 4 साल से ऊपर के बच्चे को तीसरे यात्री के तौर पर गिना जाएगा, जब बाइक पर सिर्फ 2 लोगों के बैठने की इजाज़त है। अगर आप 4 साल से ऊपर के बच्चे को बाइक पर बैठाते हैं तो फिर आपका चालान काट लिया जाएगा। इसके अलावा यदि आप गाड़ी को रोकते हैं और उस सड़क पर बात करते हैं जहाँ साइलेंट जोन है तो फिर आपका चालान काट लिया जाएगा। यही नहीं, ओवर स्पीडिंग पर 1000 रुपये, बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाने पर 5000 रुपये, रेड सिग्नल तोड़ने पर 500 रुपये, हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 रुपये और बिना बीमा के गाड़ी चलाने पर 1000 रुपये, 2000 आदि जुर्माना सूची है। दोस्तों बात करेंगे कि कहावत है कि हिम्मत और हौसले मनुष्य को नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाता है। यहाँ एक ऐसे नवयुवक की बात बताने जा रहे हैं जो स्पीच ऑडियोलॉजी सहायक वानी की सरकारी नौकरी छोड़ करके आज के दिन मशरूम की खेती करके अपने घर से लेकर के कई घरों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं। जहाँ इससे लगभग 15 परिवारों का जीवन यापन होता है। वह भागलपुर के एक छोटे से गांव फतेहपुर के पासवान टोला का प्रीतम कुमार है, जो नागेश्वर पासवान का बेटा है। जब प्रीतम बताते हैं कि हम 11वीं पास करके 2010 में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय की स्पीच एंड हेयरिंग की पढ़ाई की। 2012 में बिहार शिक्षा परियोजना सहरसा में असिस्टेंट स्पीच थेरेपिस्ट कम ऑडियोलॉजिस्ट के पद पर नियुक्त हुए। सरकारी कार्य और फिर दबाव को देख करके 15 अगस्त 2016 को नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। घर में बैठे बैठे सोचा कि अपने ही कोई काम करके स्वरोजगार को अपनाया जाए। 1 माह बाद ही उसने मामा का लड़का का सहयोग लेकर के शुरुआती दौर में छोटे से खुद के घर में मशरूम का खेती शुरू कर दिया, जिसके बाद आज इतना बड़ा हो गया है कि ये करीब करीब 20 से 30 लोगों के परिवार को पाल रहे हैं इस मशरूम की खेती की वजह से, और खुद भी अच्छे खासे आमदनी कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि कई बार आसमान से ऐसी घटनाएं सामने आती है जिसे देख कर के लोग हैरत में पड़ जाते हैं, जब कुछ लोग रहस्य का कारण नहीं जान पाते और फिर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आने लगती है। ऐसे ही एक घटना सामने आई है जिसे देख कर के लोग हैरान रह गए हैं। लोगों का आसमान में एक लाइट जैसी चीज दिखी है और वे सवाल पूछने लगे कि एलियन है क्या। दरअसल इस तस्वीर को एक यूज़र ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उसने कैप्शन में लिखा है कि आसमान में कई जगह रहस्यमयी लाइट्स देखने को मिली और ये कोलकाता में कई जगहों पर देखा गया। इसके बाद यूज़र ने 2 तस्वीरें शेयर की है। इनमें दिख रहा है कि ऊपर आसमान में अंधेरे को चीरती हुई तेज़ लाइट दिख रही है। हैरानी की बात यह है कि ऐसा लग रहा है कि मानो आसमान में बैठ करके कोई बत्ती मार रहा है और उसकी रोशनी सीधे आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल और ओडिशा के आसमान में रहस्यमयी लाइट करीब 5 मिनट तक दिखाई दी। हालांकि ये बिहार में भी कुछ लोगों को दिखाई दिया। दावा किया गया है कि ये रोशनी किसी सैटेलाइट या फिर अग्नि 5 के परीक्षण की लाइट हो सकती है। इसका कारण ये भी है कि भारत ने गुरुवार की शाम को अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। जब ये परीक्षण ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप में शाम 5:30 बजे अग्नि 5 का प्रक्षेपण किया गया। इस परीक्षण के बाद ही दोनों राज्यों के कई जगहों पर रोशनी दिखाई देने की संभावना है। फिलहाल इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। दोस्तों बात करते हैं कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि अगले 1 साल में पटना एम्स पूर्वी भारत का सबसे बड़ा केंद्र बनकर के नई ऊंचाइयों को छुएगा। जहां शुक्रवार को पटना एम्स की 6ठी एकेडमिक काउंसिल की बैठक में शामिल हुए डॉक्टर संजय जायसवाल ने फेसबुक पोस्ट करके ये बातें कही है। उन्होंने कहा कि 2014 में जिस पर पुडुचेरी और एम्स दिल्ली छोड़ करके मैंने पटना एम्स लिया था, सोच थी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा केंद्र एम्स को बनाऊंगा, पर दुर्भाग्य से पटना एम्स में जो काम मुझे 3 सालों में पूरे करने चाहिए थे उन्हें पूरा करने में 7 साल
लग गए। 5 महीने पहले नए एम्स डायरेक्टर आने के बाद केवल इतने दिनों में ही हम 86 नए डॉक्टर की पोस्टिंग करने में कामयाब हुए। पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें आज हम लोगों ने दोगुने कर दिया है, क्योंकि ज़मीन पर काम करने वाले ज़्यादातर यही होते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में एम्स ने बढ़िया काम किया था, जब बिहार सरकार के सभी अफसर अपने अस्पताल छोड़ करके यही भर्ती होते थे। उन्होंने कहा है कि आज हम 24 ऑपरेशन थिएटर चालू करने में सफल हुए हैं और ट्रांसप्लांट छोड़ करके सभी प्रकार की ऑपरेशन कर रहे हैं। अगले 1 साल में क्या करना है, इसकी विस्तार से चर्चा हम सब ने मिल करके की है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि चर्चित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर हमला लगातार जारी है। जब बिहार में जहरीली शराब से लगातार हो रही मौतों के बीच प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार का सर्वनाश होना तय है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसा संवेदनहीन इंसान मैंने नहीं देखा। मुझे अफसोस है कि साल 2014-15 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मैंने मदद की है। उन्होंने कहा है कि इस अहंकारी इंसान का सर्वनाश होना तय है। कोरोना महामारी के दौरान जब बिहार के लाखों लोग भूख से बिलबिला रहे थे और पैदल अपने घर लौट रहे थे, तो उस वक्त भी नीतीश कुमार अपने घर से नहीं निकले। इतना ही नहीं, छपरा में शराब से हो रही मौतों पर भी नीतीश कुमार ने अपनी संवेदना तक नहीं जताई है। प्रशांत किशोर इतने पर भी नहीं रुके। प्रशांत किशोर ने जेडीयू और आरजेडी के विलय के सवाल पर कहा कि मुख्यमंत्री राजद के साथ कभी कंफर्टेबल नहीं रह सकता है। जहाँ परिस्थिति ऐसी बन गई है कि उनको राजद के साथ रहना पड़ रहा है और ये मजबूरी में रह रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पद की पर बने रहने की ये मजबूरी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीति बिहार में जगह जगह शराब की होम डिलीवरी हो रही है और बिहार जैसे गरीब राज्य का पूरे साल में शराबबंदी की वजह से तकरीबन 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। बिहार में शराबबंदी पूरी तरीके से फेल है। शराबबंदी से जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई आम आदमी और किसानों से वसूला जा रहा है। डीजल पर 9 तो वही पेट्रोल पर 13 रुपये प्रति लीटर की वसूली की जा रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जब बिहार के किसी भी शहर में आज हवा सांस लेने लायक नहीं बचा है। जब ठंड के मौसम में राजधानी पटना, सीवान, दरभंगा में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। इन शहरों में आज यानी कि 18 दिसंबर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के ऊपर दर्ज किया गया है। जहाँ पूर्णिया की हालात बहुत नाजुक बनी हुई है, वहाँ आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 416 दर्ज किया गया है। जहाँ इसके अलावा समस्तीपुर, पूर्णिया, गया, नालंदा, किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर और भोजपुर जिले में भी हवा बहुत जहरीली है, बहुत खराब है। जब नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के ताज़ा आंकड़े के मुताबिक आज पूर्णिया में सबसे ज़्यादा 416 AQI दर्ज किया गया, जो कि खतरनाक श्रेणी में है। वहीं बिहार की राजधानी पटना में भी आज 386 AQI दर्ज किया गया है। कोहरे और ठंड में बढ़ोतरी के साथ फिलहाल बिहार के लोगों को वायु प्रदूषण से राहत नहीं मिलने के आसार दिख रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि छपरा के बाद सिवान और बेगूसराय जिले में कई लोगों ने कि जहरीली शराब पीने से जान जाने की घटना को लेकर के भाजपा ने दोनों सदनों का बहिष्कार करके राजभवन मार्च निकाला। जब भाजपा विधानमंडल दल के नेता विजय सिन्हा और विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता सम्राट चौधरी के नेतृत्व में आयोजित मार्च में पार्टी के विधायक और विधान पार्षद शामिल हुए। राज्य सरकार के खिलाफ राजभवन जाकर के पार्टी नेताओं ने राज्यपाल फागू चौहान को ज्ञापन सौंपा। दोनों नेताओं ने हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में जहरीले शराब कांड की जांच के लिए कमेटी गठन करने की मांग की है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून की प्रशासनिक विफलता के कारण शराब की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है, जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। सरकारी तंत्र ने पैसे लेकर के माफिया को खुली छूट दे रखी है, जिसका परिणाम है कि 3 जिले के अलग अलग गाँव में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, जहाँ सैकड़ों महिलाएं विधवा हो गई, जहाँ करोड़ों बच्चे अनाथ हो गए, जहाँ कितनी माताओं की गोद सुनी हो गई। और राज्य के मुखिया का इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। इससे बड़ी शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा है कि मैं पीड़ित परिवारों की ओर से नीतीश सरकार से मांग करता हूं कि सभी मृतकों के परिवार वालों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा और पीड़ित परिवारों को सदमा से उबरने के लिए रोजगार दी जाए। चौधरी ने कहा है कि सरकार लोकतंत्र को शर्मसार कर रही है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि नालंदा जिले में निगरानी विभाग की टीम ने बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर को 12,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। रिश्वत लेने वाले जूनियर इंजीनियर का नाम वसीम अख्तर है। यह मामला बिहार थाना क्षेत्र इलाके के अस्पताल चौराहा में स्थित बिजली विभाग कार्यालय का है, जहां प्रोजेक्ट पास कराने को लेकर के बिजली विभाग पदस्थापित जई वसीम अख्तर ने
दीपक कुमार से 12,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। जहाँ दीपक ने इसकी शिकायत निगरानी विभाग से की। निगरानी विभाग के द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए सत्यता की जांच की गई। जांच में मामला सही पाया गया, जिसके बाद अस्पताल चौक में स्थित बिजली विभाग के मुख्य कार्यालय से 10 सदस्यों की निगरानी की टीम ने जूनियर इंजीनियर वसीम अख्तर को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने की वजह से 70 से अधिक लोगों की मौत के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विरोधियों से लेकर के सहयोगियों तक के निशाने पर आ गए हैं। इस बीच बिहार में एक बड़ी सियासी हलचल होने जा रही है। दरअसल नीतीश कुमार जनता का मूड जानने और फिर अपनी सियासी शक्ति परखने के लिए एक बार फिर से बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस दौरान वे न केवल जनता से मिलेंगे, बल्कि जदयू के साथ साथ महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करके 2024 लोकसभा चुनाव के पहले नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। सूत्र बताते हैं कि हो सकता है कि नीतीश कुमार चंपारण से ही अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे, जैसे कि वे अभी तक करते आए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन वो जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक जनवरी के पहले सप्ताह में यात्रा पर निकलेंगे। दरअसल नीतीश कुमार की इस यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है कि 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जैसे सीएम नीतीश कुमार की इस घोषणा के बाद बड़ी सियासी हलचल के बीच इस यात्रा को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है ताकि नीतीश कुमार के मिशन दिल्ली के लिए जमीनी हकीकत का भी इस यात्रा के जरिए पता लगाया जा सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस यात्रा को लेकर के बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे कहते हैं कि नीतीश कुमार देश भर में बीजेपी विरोधी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, लेकिन उसके पहले उन्होंने बिहार में अपनी जमीनी हकीकत को जानना होगा। ये इसीलिए कि कई मुद्दों को लेकर के बीजेपी लगातार उन पर हमला बोल रही है, चाहे बात बिहार के विकास की हो या फिर प्रदेश में लागू शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब पीने की वजह से हो रही मौत को लेकर नीतीश कुमार भाजपा के हमेशा से निशाने पर रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने की वजह से 80 लोगों की जान चली गई। जहां बीजेपी बिहार की महागठबंधन सरकार पर लगातार हमलावर हो रही है, लेकिन आंकड़े ये बता रहे हैं कि बिहार दूसरे राज्यों की तुलना में शराब से हो रही मौतों के मामले में बहुत पीछे है। जी हाँ, बीजेपी बेशक बिहार के महागठबंधन सरकार पर लगातार हमलावर हो रहे हों, लेकिन खुद बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश खुद शराब की वजह से होने वाली मौतों के मामले टॉप पर हैं। इस बात को हम नहीं बल्कि एनसीआरबी के वो आंकड़े कह रहे हैं जो सरकार द्वारा समय समय पर लोकसभा में भी प्रस्तुत किए गए हैं। जब 2016 से 2021 तक के बीच मध्य प्रदेश में जहरीली शराब पीने के कारण हुई मौत के मामले में मध्य प्रदेश टॉप पर है। जब विस्तार से आंकड़े की बात करें तो 2016 में 184 लोग, 2017 में 216 लोग, 2018 में 410 लोग, 2019 में 190, 2020 में 214 लोग, 2021 में 108 लोग। इस प्रकार 2016 से 2021 के बीच कुल 1032 लोगों की मध्य प्रदेश में जहरीली शराब यानी कि अवैध शराब पीने से मौत हुई है। जब बिहार तो 7वें नंबर पर है, यानी कि बिहार से 6 राज्य आगे हैं जो जहरीली शराब पीने की वजह से जहां पर सबसे ज्यादा मौत हो रही है। जहां छपरा शराब कांड सुर्खियों में आया, बिहार शराब पीने से होने वाली मौतों के मामले में देश में 7वें स्थान पर है। बिहार में 2016 में 6 लोग, 2017 में 0 यानी कि कोई नहीं मरा। 2018 में भी 0, 2019 में 9 लोग मरे, 2020 में 6 लोग मरे, 2021 में 2 लोग मरे। इस प्रकार 2016 से 21 के बीच कुल 23 लोगों की बिहार में जहरीली शराब पीने से मौत हुई। दोस्तों, बात करते हैं कि सीवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र की पुलिस ने नकली नोट के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। नगर थाना क्षेत्र के अग्रवाल पेट्रोल पंप के पास से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जाली नोट के साथ एक युवक को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। युवक की पहचान दरौली थाना क्षेत्र के नेपुरा गांव निवासी बाबूनंद दुबे का पुत्र राजू दुबे के रूप में की गई है। जहां मुफस्सिल थाना अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने बताया है कि गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक जाली नोट का कारोबार बड़ी रकम लेकर के सीवान में किसी को डिलीवरी देने आया था। इसी दौरान उसे दबोचा गया और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में गुजरात के मोरबी पुल के ढहने का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि जिन राज्यों में भाजपा का शासन नहीं है उनका मीडिया में अनुचित चित्रण किया गया है। जब भाकपा विधायक सत्येंद्र यादव की उस दलील पर सदन में मौजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपत्ति जताई है, जिसमें कहा गया था कि सरकार शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को आर्थिक मुआवजा देने पर विचार करे, यानी कि जहरीली शराब की वजह से जिसकी मौत हुई है उनके परिवार वालों को सरकार मुआवजा
बोनस देने पर विचार करें, ये कहा गया था भाकपा के विधायक की तरफ से। इस पर नीतीश कुमार ने इसे खारिज करते हुए कहा कि ये मद्यपान की बुराई का समर्थन करना जैसा होगा और मद्य निषेध कानून की भावना के खिलाफ होगा। जहाँ सारण जिले में कथित तौर पर जहरीली शराब का सेवन से हुई मौत को लेकर के भाजपा विधायकों द्वारा सदन के भीतर किए गए हंगामे से नाराज नीतीश कुमार ने कहा कि इतना बड़ा पुल ढहने की घटना हुई, ये अगले दिन अखबारों में आया और फिर सब चुप हो गए। बिहार के मुख्यमंत्री का इशारा अक्टूबर के अंत में गुजरात में एक पुल के ढहने का था, जिसमें 100 से अधिक लोगों की जान गई थी। दोस्तों बात करते हैं कि देश में रबी फसलों की बुआई पूरी हो चुकी है। इस समय किसान अपनी फसल में निराई गुराई और देखभाल करने में लगे हैं। कई किसान रबी फसलों की अगेती बुआई की थी जो 2 महीने के अंदर कटाई के लिए तैयार हो जाएंगी। इस बीच बिहार राज्य सरकार ने किसानों को स्मॉल हार्वेस्टर के नाम से फेमस रीपर की खरीद के लिए अनुदान योजना चलाई है। जब बिहार कृषि विभाग ने कृषि यंत्रीकरण योजना चलाई है, जिसके तहत कटाई छटाई से काम को लेकर के कुछ ही समय में निपटाने वाली ये ऑटोमेटिक रीपर मशीन पर 40 से 50% की सब्सिडी दी जा रही है। आपको बता दूं कि ऑटोमेटिक रीपर मशीन से धान, गेहूं, मक्का और तिलहनी समेत कई पारंपरिक फसलों की कटाई बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। जहाँ बाजार में इसका मशीन 1.5 लाख से 2 लाख रुपए में बिक जाएगी, लेकिन बिहार कृषि विभाग इस मशीन को लगभग आधे दामों में दिलवा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या है ऑटोमेटिक रीपर मशीन। तो बात करते हैं कि बड़े बड़े खेतों में फसल की कटाई के लिए लेबर की ज़्यादा लागत आती है, ज़्यादा लेबर लगती है। जब गांव से ज़्यादातर लोग शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे अब बिना मशीन की खेती करना भी मुश्किल होता जा रहा है। इस बीच फसल की कटाई भी समय पर होना बेहद ज़रूरी है। ऑटोमेटिक रीपर मशीन एक अच्छा ऑप्शन है जो जड़ों के कुछ ऊपर से ही फसल की कटाई करके एक तरफ लाइन में लगते हुए आगे बढ़ती है। अगर आप क्रॉप हार्वेस्टर नहीं खरीद पा रहे हैं जिसकी कीमत लाखों में आती है, तो फिर इंजन से चलने वाली ऑटोमेटिक रीपर मशीन आपके लिए सबसे सुविधाजनक साबित होगी। अगर आप भी बिहार के किसान हैं और फिर ज़्यादातर पारंपरिक फसलों की खेती करते हैं, तो फिर ऑटोमेटिक रीपर मशीन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इस मशीन की खरीद पर अनुदान का लाभ लेने के लिए बिहार कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल dptagriculture.bihar.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। बिहार सरकार ने मशीन की खरीद के लिए अलग से पोर्टल भी बनाया है, जिस पर www.farmec.bih.nic.in विजिट करके अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के छपरा शराब कांड को लेकर के सियासी खींचतान लगातार जारी है। इस बीच अब एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि छपरा में इतने लोगों की मौत नहीं हुई है, बल्कि उनकी हत्या की गई है। इसके लिए उन्होंने नीतीश कुमार को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून फेल है। मुख्यमंत्री के बयान से स्पष्ट है कि शराबबंदी कानून ही इन्हें गद्दी से उतारेगा। चिराग पासवान ने आगे कहा है कि जनता हर चीज़ नोटिस कर रही है। उन्होंने कहा कि हम शुरू से ही कहते हैं कि मुख्यमंत्री से अब बिहार नहीं संभल रहा है, उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। नीतीश कुमार बिहार में शराब तस्कर को संरक्षण देना बंद कर दें। चिराग पासवान ने कहा है कि आप खुद देख लीजिए, जहाँ एक तरफ जहरीली शराब से मौत हुई है तो उनके परिवार वाले चीख रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री सदन में किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सबसे पहले उन्हें जवाब देना चाहिए कि शराबबंदी वाले बिहार में किस तरह से शराब आ रही है, इसका जिम्मेदार कौन है। अगर इसका जिम्मेदार कोई है तो वह सत्ता से जुड़े हुए लोग। जनता इनसे एक एक सवाल का जवाब लेगी। दोस्तों बात करते हैं कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने विधान परिषद में घोषणा की है कि छठे चरण के शिक्षक नियोजन के बाद शिक्षकों का अंतर जिला अंतर नियोजन इकाई में ऐच्छिक तबादला किया जाएगा। एक ध्यान आकर्षण के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि ध्यान स्थानांतरण की प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा करने के लिए वेब पोर्टल बनाया जाना है। संबंधित नियमावली में महिला शिक्षकों एवं पुस्तकालय अधीक्षकों के अंतर जिला एवं अंतर नियोजन इकाइयों में ऐच्छिक समानांतर का प्रावधान किया गया है। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि नियोजन इकाइयों के अंदर ऐच्छिक स्थानांतरण करने में नियोजन इकाई ही सक्षम प्राधिकार है। दोस्तों बात करते हैं कि देश में पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर के करीब हैं। जब पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगातार लगाम लगाने के लिए समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने सरकार को बड़ी सलाह दी है। राम गोपाल यादव ने राज्यसभा में ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा करते समय पेट्रोल और डीजल की खपत पर भी चिंता जताई है। जब समाजवादी पार्टी के सांसद ने सरकार को पेट्रोल की राशनिंग का भी सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि घर से 100 मीटर दूर जाने के लिए भी लोग गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से सड़कों पर गाड़ियों की लाइन
बढ़ती जा रही है, उससे सरकार को पेट्रोल डीजल की खरीद पर एक लिमिट तय कर देनी चाहिए। राज्यसभा में राम गोपाल यादव ने कहा है कि एक एक घर में 10-10 गाड़ियां खड़ी हैं, लोग पैदल नहीं चलना चाहते हैं। यह किसी न किसी सरकार को ये पाबंदी लगानी ही पड़ेगी कि इससे ज़्यादा पेट्रोल एक दिन में आपको नहीं मिल सकता। यह समाजवादी के सांसद ने इस दौरान पर्यावरण को लेकर के प्रयोग नहीं करने की सलाह दी है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करना कतई नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।